बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इमरान ख़ान साहब की हालत कितनी ख़राब है इसके बारे में सलमान सफदर साहब ने अदालत में आज स्टेटमेंट दिया। इमरान ख़ान की बहनें भी वहाँ पे मौजूद थीं। उन्होंने कहा जी जो मुझे इमरान ख़ान ने बताया मैं एज़ इट इज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा उन्हीं अल्फाज में बयान कर देता हूँ। अब ये सलमान सफदर साहब जो है ये प्रोफेशनल वकील हैं। इन्होंने फ़ीस भी ली है इमरान ख़ान साहब के मुकदमात लड़ने के लिए, और ये प्रोफेशनल वकील के तौर पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। गैर सियासी आदमी है तो इनका कोई सियासत से ऐसा कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। तो इन्होंने अदालत में जो बताया, इन्होंने कहा इमरान ख़ान ने जो कहा वो ये है कि उन्हें और उनकी अहलिया को 22-22 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जाता है। हमें सलाम का जवाब तक नहीं दिया जाता। मेरी एक आंख से अब मैं नहीं देख पा रहा और डॉक्टर्स उसको नाकाबिले इलाज करार दे चुके हैं। ये है जनाब इमरान ख़ान साहब की हालत। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, पाकिस्तान का सबसे मकबूल शख्स, पाकिस्तान का एक शानदार आदमी जिसको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। और पाकिस्तान में अगर कोई एक आदमी जिसके बारे में आप ये कहें कि पूरी दुनिया में उसकी पहचान है और पाकिस्तान की पहचान की एक बड़ी वजह वो ख़ुद आदमी बना, तो वो इमरान ख़ान है। ये सच है और हमें सच मानना पड़ेगा। आज नहीं मानेंगे तो आपको कल मानना पड़ेगा। ये जर्नल ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स के अंदर इनसे आप बात करें तो ये मानेंगे कि इनका कद जो है इमरान ख़ान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं बेचते इमरान ख़ान के मुकाबले में। वो 50 साल से इस कौम का हीरो चला आ रहा है। पूरी दुनिया में उसकी पहचान है, एक बड़ा आदमी है। और उसे सिर्फ एक ज़िद के चक्कर में एक मिलिट्री जर्नल ने जेल में बंद किया हुआ है और उसको निशान इबरत बना रहा है, सिर्फ कि जनाब हम हार नहीं सकते, हमने हर हाल में जीतना है, हमने इसको शिकस्त देनी है। भाई जीतना है जाके इंडिया से जीतें और जीत के कश्मीर को आज़ाद करवा लें। जीतना है जाकर आप इसराइल से जीत लें और फ़लस्तीन को आज़ाद करवा लें। भाई जहाँ आपने वादे किए हुए जीतना है वहाँ पे आप लड़ाई नहीं कर रहे। और वो कौम जिसने आपको अपने खून पसीने से कमा कर दिया, जिसने आपको इतना पैसा दिया, जिसने आपको हथियार दिया, आप उसी कौम के सबसे मकबूल और बड़े लीडर को मार रहे हैं और लगातार मार रहे हैं। अब वो ये तक कहने पर मजबूर हो गया कि मुझे एक आंख से नज़र नहीं आ रहा और डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। बुशरा बीबी की आंख का इलाज चल रहा है। अब अदालत के अंदर जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में तो जाती है लेकिन अदालत में इंसाफ नहीं है। ये जज इंसाफ नहीं दे पाएंगे। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान की कौम दबाव नहीं डालेगी तब तक इंसाफ नहीं होगा। और ये इंसाफ अदालत में नहीं होना, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आपने पकड़ना है और आपने उनको निकालना है इस सारे मामले से। जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है तब तक कोई अदालत इमरान खान को किसी किस्म का इंसाफ नहीं दे सकती। अलीमा खानम ने इसके बारे में वाज़ेह स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जज की शक्ल पे कम से कम इंसानियत आ जानी चाहिए थी, तो जज की शक्ल पे उनको इंसानियत नज़र नहीं आई। जज साहब बहुत सख्त परेशान थे कि मैं किसी तरह इस केस को निकाल कर आईनी अदालत में भेज दूं। यानी जज साहब को ये कमिटमेंट दी गई है कि आप यहाँ पे कर दें, आपको हम बचा लेंगे और आईनी अदालत के अंदर हम दोबारा इमरान खान साहब को रगड़ देंगे। इंसाफ देने वाला जज होता तो इमरान खान की आंख का सुनकर उसका दिल हिल जाता, लेकिन जज ने किसी किस्म का उस पर सवाल ही नहीं किया। वो बार बार कह रहा था आओ जी अपील की तरफ। जब वो बता रहे थे कि इंसानियत का मामला देखें आप, ये क्या हो रहा है, तो जज वो बात ही नहीं सुन रहा था। वो कहती हैं ऐसा लगता है इस जज को कॉलें आई हैं और ये फैसले देने से डर रहा है। ये जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हालत है। जो जजेस वहाँ पे केस सुनने की ताकत या हिम्मत रखते थे उन जजेस को वहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हालात पाकिस्तान की अदलिया के भी पतले ही हैं। लेकिन क्या इमरान खान साहब किसी अदालत से बाहर आ जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं आपको अब भी कह रहा हूँ और ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितनी ताकत आसिम मुनीर की बढ़ती जाएगी उतना इमरान खान साहब को मज़ीद तबाह किया जाएगा, उतना इमरान खान साहब को मज़ीद दबाया जाएगा। ये एक ज़िद जैसी कैफियत है कि कुछ भी हो जाए इमरान खान को नीचा दिखाना है, इमरान खान को कमज़ोर दिखाना है, इमरान खान को और उसकी पार्टी को बर्बाद करना है। ये एक ज़िद है और इस ज़िद की भेंट पाकिस्तान चढ़ रहा है। इस ज़िद के चक्कर में पाकिस्तान की अदलिया को बर्बाद कर दिया, इस ज़िद के चक्कर में पाकिस्तान की सोसाइटी को बर्बाद कर दिया, इस ज़िद के चक्कर में पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान में अमन व अमान को भेंट चढ़ा दिया इस ज़िद के आगे। और इस ज़िद की वजह से आज पाकिस्तान जहाँ खड़ा है हम सब देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये हमाद अदर साहब ने एक ट्वीट किया है, तो एक छोटा सा ट्वीट, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा कुछ उन्होंने लिख दिया। उन्होंने कहा जी अगर पिछले आप चंद महीनों की हुकूमत की तवानाई के शोबे में गलतियों का
अंदाज़ा लगाएं और उनको गिना जाए तो बड़ी अजीबोगरीब फहरिस्त बनती है, लंबी फहरिस्त। ईंधन की कीमतें वक्त से पहले बढ़ाकर इन्होंने ऑयल कंपनियों को 87 अरब रुपए का फ़ायदा दिया। डीजल की गलत कीमतें मुकर्रर करके रिफाइनरियों को इजाफी मुनाफा पहुंचाया अरबों रुपए का। एलएनजी कार्गो मनसूख किए, फिर मजबूरी में महंगे स्पॉट कार्गो खरीदे, इसके अंदर भी अरबों का नुकसान किया। बद इंतज़ामी की वजह से अप्रैल के पहले हिस्से में शहरों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की गई। नए गैस कनेक्शन इन्होंने देना शुरू कर दिए, जबकि मौजूदा सार्फिन की 10% ज़रूरत भी ये पूरी नहीं कर पा रहे। सोलर तवानाई के खिलाफ अजीबो गरीब किस्म की पॉलिसियाँ बना दी, फिर अवामी दबाव आ गया इनके ऊपर। सर्कुलर डेथ कम होने का इन्होंने दावा किया, जनाब कि हमने जो IPPs का पैसा दे दिया है, जो हमने सर्कुलर डेथ है वो हमने अदा कर दिया है, वो आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स होती है ना। मैं आपको फिर याद दिलाऊं कि नवाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने कुछ ऐसे मुआहदे किए IPPs ला कर, इस पर मैंने पूरी वीडियो करनी है, लेकिन सादा बात आपको बताऊं कि IPPs के ऐसे मुआहदे किए जिनके तहत अगर ये प्रोजेक्ट्स या ये IPPs 1 यूनिट बिजली भी ना बनाए तो भी इनको पैसे उतने ही मिलेंगे जितनी इनकी बिजली बनाने की कैपेसिटी है। तो हम 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो 3 यूनिट बिजली के हम पैसे देते हैं। अब सर्कुलर डेथ कम होने के दावे किए, मगर अपने ही अदादोशुमार, जो सरकारी अदादोशुमार है वो इसके मुख्तलिफ हैं। ये हुक्मरानी नहीं है बल्कि एक महंगा तमाशा लगाया हुआ है मुल्क में, जिसे पूरी कौम देखने पर मजबूर है। तमाशा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने लगाया हुआ और जिद है जनाब कि इमरान खान की जिद में अब इन्होंने जजों को ट्रांसफ़र भी करना शुरू कर दिया है। जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में भी जजेस के तबादले का ऐसा तरीका का राइज नहीं था। ये जस्टिस बाबर सत्तार का खाता है, जिन्हें ट्रांसफ़र किया गया पेशावर। जजेस के तबादलों को बतौर हथियार इस्तेमाल करना अदलिया में एक ऐसे कल्चर को फ़रोग देगा जहां बेज़ाब्तियाँ और नाअहलियाँ पनपेंगी। आइन के आर्टिकल 200 और 209 में की गई तरामीम को जजेस को दबाव में लाने के लिए एक हथियार के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। अब जजेस को दीगर मकामात पर तबादले की धमकियां दी जाएंगी और वो तबादला कबूल ना करें तो उन्हें सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में भी जजेस के तबादले का ऐसा निज़ाम राइज नहीं था, यानी डिक्टेटर ने भी वो पाकिस्तान के साथ नहीं किया जो पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। ये हो रहा है। अब कौम के पास हल क्या है? यानी क्या अदालत की तरफ देखना है? कोई फ़ायदा नहीं, जजेस सारे कंप्रोमाइज़ हैं। क्या पार्लिमान की तरफ देखना है? कोई फ़ायदा नहीं, पार्लिमान रबर स्टैंप है, वहाँ पे अपने फॉर्म 47 के अंदर लाकर बंदे बिठाए हुए हैं। क्या मीडिया की तरफ देखना है? मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल है, बात ही नहीं कर सकता। जो बात करता है उसके साथ क्या होता है आपने देख लिया। अभी हाल ही में फ़खरुर रहमान साहब को भी उठा लिया गया। एक कंपेन चलाते हैं, फिर बंदे के साथ क्या करते हैं, मुतीउल्लाह जान, उनका प्रोग्राम बंद करवा दिया, यानी उनसे उनकी नौकरी छीन ली सिर्फ आवाज़ उठाने की वजह से। तो ये पाकिस्तान में एक न्यू नॉर्मल है। मीडिया से भी आप तवक्को नहीं कर सकते, पार्लिमान से भी नहीं कर सकते, अदलिया से भी नहीं कर सकते, तो फिर आप किससे तवक्को करेंगे? फिर आपको अपने बाजू पे भरोसा करना पड़ेगा। आवाम को याद रखिए, आवाम को ये लगता है ये सिर्फ इमरान खान का मामला है। जो लोग ये समझते हैं ना, वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि ये सिर्फ इमरान खान का मामला है। ये इमरान खान का मामला नहीं है, ये पूरी कौम का मामला है। ये मुल्क के ऊपर कब्ज़ा हो रहा है और ये कब्ज़ा इमरान खान ने छोड़ने से इनकार किया था, तब से अब तक फड्डा पड़ा हुआ है। और ये कब्ज़ा आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होगी। पाकिस्तान का सारा पैसा अशराफिया के पास चला जाएगा, यानी वो अपने मफाद के अलावा देखते ही कुछ नहीं। अभी उन्होंने एक नया वो कानून निकाल दिया है, एक पाबंदी लगा दी है कि पंजाब से गंदम जो है वो किसी और सूबे में या कहीं और नहीं जा सकती। आपको पता है ये क्यों कर रहे हैं? पंजाब के अंदर किसान बेचारे की गंदम अब तैयार हो गई है, उसने गंदम बेचनी है। गवर्नमेंट तो गंदम ले नहीं रही और गंदम की प्राइस मिलेगी नहीं, क्योंकि माफिया इकट्ठा हो जाएगा और वो एक कीमत ऐसी मुकर्रर कर देगा कि जनाब इस कीमत पे हम खरीदेंगे, इससे ज़्यादा पे हम नहीं खरीदेंगे। और मार्केट के अंदर किसान उससे भी सस्ती गंदम बेचने पर मजबूर हो जाएगा। तो किसान के पास जब तक गंदम रहती है तब तक उसकी कीमत गिराते हैं और तब तक इस बात पे पाबंदी लगाई जाती है कि ये गंदम किसी और सूबे को भी ना बेच सके। मिसाल के तौर पे अगर अच्छे ग्राहक मिल जाते हैं बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में जो गंदम की अच्छी कीमत दे रहे हैं, तो वहाँ पे गंदम भेजना ही मना कर देते हैं कि गंदम यहाँ से बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी और हम पंजाब से गंदम किसी और सूबे में नहीं जाने देंगे। यह है तरीका वारदात, ताकि किसान को पैसे ना मिले। लेकिन जिस वक्त मिडल मैन या आड़ती या वो लोग जो हुकूमत के बहुत करीबी हैं, जो माफियाज हैं, जब वो गंदम खरीद लेते हैं किसानों से और फिर लाखों किसानों की गंदम चंद हाथों में आ जाती है, तो उसके बाद फिर पाबंदियां उठ जाती हैं। उसके बाद कीमत बढ़ाने पे भी पाबंदी नहीं रहती,
उसके बाद आटे की कीमत भी महंगी हो जाती है, उसके बाद मुख्तलिफ सूबों में ये महंगी गंदम या महंगा आटा बेच सकते हैं। ये है नाजरीन वो वारदात जो हर दफ़ा डाली जाती है, अभी फिर डाली जा रही है। तो लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, अगर इस निज़ाम ने हारना है तो इमरान खान को जीतना पड़ेगा। 8 फरवरी 2024 को यह निज़ाम हार गया था। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के माथे पर अवाम ने शिकस्त लिख दिया था, लेकिन इन्होंने शिकस्त मानने की बजाय हठधर्मी के साथ ज़बरदस्ती निज़ाम के ऊपर कब्जा कर लिया और जाली MNAs MPAs को लाकर बिठाकर अपनी हुकूमतें बना ली। अब तब से लेकर अब तक पाकिस्तान सिसक रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान नीचे जा रहा है। हालांकि कभी दावे किए गए यहाँ से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, कभी दावे किए गए उड़ान पाकिस्तान का मनसूबा आ गया, कभी दावे किए गए SIFC आ गया। इन तमाम जितने भी इन्होंने इकदाम किए सारे सफ़ेद हाथी बन गए और पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता चला गया। अब हल क्या है? हल ये है कि अवाम खुद अपना हक ले। ये अवाम ने लेना तो है, ये मुझे पता है। आज नहीं तो कल लेगी, कल नहीं तो परसों लेगी, लेकिन एक दिन अवाम अपना हक लेगी, क्योंकि इसके अलावा अवाम के पास रास्ता कोई नहीं निकला। ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जब तक आसिम मुनीर साहब को ताकत मिलती रहेगी, एक बात याद रखिएगा, तब तक इमरान खान साहब को वो पीसते रहेंगे। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई और पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैयारी गिरा दी है, तो उसके बाद मैंने कहा था कि ये अब नहीं छोड़ेंगे और यह बहुत मारेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और इमरान खान को, और उन्होंने वही किया। इमरान खान की आंख भी ज़ाया कर दी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी इनकी तारीफें कर दी हैं, जितना इनको इनके सर पे हाथ रख दिया है, उसके बाद अब ये इमरान खान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। रास्ता सिर्फ एक है, अवामी ताकत। और अवाम निकलती है या नहीं इसके बारे में भी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक दिन निकलेगी ज़रूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ लोगों ने 8 मई को तैयारियां कर ली हैं कि वो पहले पेशावर की तरफ जाएंगे और फिर स्वाबी की तरफ जाएंगे लॉन्ग मार्च लेकर। अब 8 मई की उन्होंने तैयारियां कर ली हैं, लेकिन पार्टी तकसीम का शिकार हो गई, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ये लॉन्ग मार्च हो रहा है तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। लॉन्ग मार्च तो वहाँ होना चाहिए जहाँ पे किसी और की हुकूमत है। यहाँ तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है और PTI की हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को अभी तक ओन नहीं कर रही। ना ही जुनैद अकबर ने कोई बात की है, ना ही किसी और ने कोई बात की है। तो इमरान खान साहब के अजीज़ हैं, उन्होंने अहमद न्याज़ी, उन्होंने इसके बारे में बात की है और कुछ और लोग हैं उन्होंने इसके बारे में बात की है और वो अपने लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं कि जनाब 8 मई को हम लॉन्ग मार्च लेकर जाएंगे स्वाबी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई में कर पाएंगे, क्योंकि PTI के लोग तो साथ खड़े नहीं हो रहे। ना बैरिस्टर गौहर ने इस पर स्टेटमेंट दिया है, ना सलमान अकरम राजा ने दिया है, ना इमरान खान की बहनों की मैंने कोई बात सुनी है, ना किसी और की बात सुनी है। तो खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च निकाल के इमरान खान साहब को रिलीफ कैसे मिलेगा या इमरान खान साहब को आज़ादी कैसे मिलेगी? ये 8 मई की तारीख याद रखिएगा कि 7 मई से ऑनवर्ड तमाम चैनल्स को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अहकाम दे दिए गए हैं कि जो ऑपरेशन बयानुल मरसूस या मार्का हक, ये इंडिया के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, इस हवाले से 3 दिन खसूसी रिपोर्ट्स चलाई जाएंगी, ट्रांसमिशंस चलाई जाएंगी, खसूसी प्रोग्राम किए जाएंगे, मिली नगमे वगैरह जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। तो उम्मीद है एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को इस हवाले से रोक देगी कि जनाब क्योंकि ये कौमी यकजहती का वक्त है, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, लिहाजा आप किसी किस्म का एहतजाज ना करें। जब एहतजाज करने का वक्त था वो सारा वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ाया किया, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं की और अब वो अपने लोगों को रोकेंगे। मुझे इस बात का आइडिया है क्योंकि वो कौमी यकजहती के लिए हुकूमत कहेगी, देखें जी कौमी यकजहती का वक्त है, देखें जी इकट्ठे होने का वक्त है, देखें जी पाकिस्तान को इतनी बड़ी फतह मिली थी, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये हमारे जश्न में शामिल नहीं हो रहे, ये एहतजाज कर रहे हैं, इनकी किस्मत में जनाब वो कह देंगे रोना धोना है। तो इस किस्म की बातें आप सुनेंगे आने वाले दिनों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो खुद ही मना कर देंगे। नाज़रीन, अब ज़रा बैनुल अक़वामी ख़बरों की तरफ आ जाएँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और ये उसके अंदर तस्वीर है, आप ये देख लें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकियाँ लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मशरिक़ वस्ता में हथियार बहुत बड़ी मिकदार में इकट्ठे कर लिए। अब हर तरफ पानियों में उनके हथियार हैं तैरते हुए, साथ में उनके फाइटर जेट्स हैं उन बहरी बेड़ों के ऊपर। तो पानियों पे उन्होंने कंट्रोल किया। उसके बाद जो मिडल ईस्ट है, तमाम ममालिक के अंदर उन्होंने भारी हथियार पहुँचाए बहुत बड़े पैमाने पर। ये डार्क ईगल नाम का इनका मिसाइल है अमेरिका का, एक बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल है, बहुत स्पीड के अंदर ये मूव करता है। 2775 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये बहुत तेज़ रफ्तार मिसाइल है, बड़ा एक्यूरेट मिसाइल है, उम्दा हथियार है और बहुत ख़तरनाक है। ये एक मिसाइल की जो कीमत है वो लगभग
$15 मिलियन है, यानी इतना महंगा हथियार है ये। इन हथियारों को मिडल ईस्ट में मूव किया जाए, इसके लिए इजाज़त तलब की गई है अमेरिका में, और अब ये हथियार भी अमेरिका में पहुंचाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। और कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये हथियार मिडल ईस्ट में पहुंचा दिए गए। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये थोड़े से भी हों तो ये बहुत ख़तरनाक हथियार है। ईरान के ख़िलाफ़ इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी हर तरह के हथियार वहाँ पे इकट्ठे कर लिए गए। और डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका क्या करने का इरादा रखते हैं। ट्रंप ने लिखा कि द स्टॉर्म इज़ कमिंग, तूफान आ रहा है। नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज़ कमिंग, और कोई भी नहीं रोक सकता जो अब आने वाला है। तो ये एक धमकी है, जंग जैसा पोस्टर उसके साथ लगाया हुआ है कि एक तूफान आ रहा है और कोई भी नहीं रोक सकता जो हम करने जा रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए, पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी चाहिए कि जो जारहाना धमकियां वो लगातार लगा रहे हैं, उसके साथ मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि सालिस होने का दावेदार है कि हम इसमें सालसी कर रहे हैं और दुनिया तारीफ़ भी कर रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप को भी एक शटअप कॉल देनी चाहिए कि जनाब आप मुंह बंद करेंगे तो हमको मुज़ाकरात कराएंगे ना। आप दूसरे दिन कोई ना कोई धमकी लगा देते हैं, और जितनी देर हमने जंगबंदी करवाई, आपने इतने बड़े पैमाने पर हथियार हमारे रीजन में पहुंचवा दिए कि अब किसी को एतबार ही नहीं आ रहा कि ये हथियार जो हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए, डरावे के लिए तो नहीं है। अगर ये हथियार चल जाते हैं जैसे कि पहले चले हैं और 2 मरतबा ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान भरोसा कैसे करेगा? तो सालसी करने में प्रॉब्लम आ रहा है। ये बात पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप को बतानी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक और ख़बर है, और वो ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर दोनों ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। ये दोनों का स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा ईरान इसके ऊपर अब क्या सोच रहा है। जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर लालच की बुनियाद पर फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारस के पानियों की तय के सिवा और कहीं नहीं है। यानी उनको हम यहाँ डबो देंगे, उनकी जगह और कहीं नहीं है। ये स्टेटमेंट मैं यहाँ रोकता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ईरानी गवर्नमेंट जो है या ईरानी फ़ौज, उन्होंने जो इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल दिया है, उनका ये कहना है कि हमारी इतनी ज़बरदस्त तैयारी है और हमारी मनसूबाबंदी मुकम्मल है। जिस वक्त भी लड़ाई होगी हम ये नाकाबंदी ऐसे तोड़ेंगे कि आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। नाकाबंदी का ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी ईरान ने बहुत बड़ा इस पर एक ऐलान किया है, और ये पूरी दुनिया के मीडिया में खबर छपी भी है। तो नाकाबंदी कैसे तोड़नी है, किस तरीके से अमरीकी जहाज़ों को पीछे धकेलना है या उन पे हमला करना है, ईरान ने भी अपनी हिकमत अमली बना दी है। अब मुज्तबा ख़ामेनी कहते हैं, ये यौम खलीज फ़ारस के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि खलीज फ़ारस और आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक नया बाब तहरीर किया जा रहा है। खलीज फ़ारस का रोशन मुस्तकबिल अमरीका से पाक होगा। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के रोशन मुस्तकबिल में अमरीका का कोई अमल दखल नहीं होगा, और ये कि आबनाए हुर्मुज़ के नए निज़ाम पर अमल दरामद से तमाम ममालिक मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने कहा जी हमारा जो यहाँ के खित्ते के मुल्क हैं, चाहे इस पानी के इधर हैं हमारी तरफ हैं या उधर सामने अरब ममालिक हैं, हमने इकट्ठे रहना है। हमारा एक मुस्तकबिल है और हमारी एक ही तकदीर है। लेकिन जो दूर से आए हुए अपने लालच के चक्कर में वो इन पानियों में डूब जाएंगे, उनका यहाँ पे कुछ नहीं है। इस किस्म की बातें जो है मुज्तबा ख़ामेनी ने कहा, और ये भी कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल कर खलीज फ़ारस के खित्ते को महफूज बनाएगा और दुश्मन की जानिब से इस आबी गुजरगाह के इस्तेसाल को ख़त्म करेगा। ईरान ने वैसे अच्छा काबू कर लिया आबनाए हुर्मुज़ को, हालांकि ये पहले बिल्कुल ईरान के कंट्रोल में नहीं था, चीज़ें बहुत नॉर्मल चल रही थी, अरब ममालिक इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे, वो बड़े खुश थे। लेकिन अब ईरान के कंट्रोल में चला गया है तो उनके लिए भी ये पंगा पड़ गया। अब ईरान छोड़ता नहीं है उसको। अरब ममालिक ये कहते हैं हम यहाँ से अच्छी खासी तजारत करते थे, तो आपने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी, हम ईरान के मोहताज क्यों हो। यानी सऊदी अरब ये सोचता है, कुवैत, इराक, बाकी ममालिक जो खित्ते में हैं, बहरीन, कतर, यूएई, कि हम ईरान से इजाज़त लेके अब तजारत करेंगे। यानी ईरान हमें इजाज़त देगा कि यहाँ से आप जहाज़ गुजारें या ना गुजारें। हम इतने अमीर ममालिक हैं, हमारे पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है, उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स हैं, तो अब ईरान हमें बताएगा कि यहाँ से जहाज़ गुजारना नहीं गुजारना। उनके लिए बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है। इस पर एक ईरानी सदर का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी कि सख्त वार्निंग दी है उन्होंने अमेरिका को और इसराइल को। ये खलीज फ़ारस के कौमी दिन के मौका पर उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को ईरान की मज़ामत और ताकत की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि अहम आबी गुजरगाह ईरान की खुदमुख्तारी और कौमी वक़ार की नुमाइंदगी करती है।
कल तक ये आबी गुजरगाह जो है एक बैनुल-अक़वामी समुद्री रास्ता था, लेकिन आज क्योंकि ईरान के कंट्रोल में और ये सब कुछ अमेरिका का किया धरा है, अमेरिका ना ईरान पे अटैक करता, ना जल्दबाजी के अंदर ये सारी सूरत हाल होती, ना अमेरिका और इसराइल इतनी बुरी तरह एक्सपोज होते, ना अरब ममालिक के अंदर बम गिरते, ना इसराइल के अंदर बम गिरते, ईरान में इतना बड़ा जो खून रेजी हुई वो भी ना होती, इतने सारे लीडर शहीद हो गए वो भी ना होता, अमेरिकन फौजी भी मारे गए, इसराइली भी मारे गए, ये सारा नुकसान रुक सकता था। और सबसे बढ़ के ये कि आपने हुर्मुज़ पे ईरान ने कब्जा कर लिया, अब वो उसको छोड़ता नहीं है और वो ये कहता है ये हमारी खुद मुख्तारी है, हम जनाब इससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि खित्ते में गैर मुल्की ताकतों की मुदाखलत को रोकने का फैसला दुरुस्त है और ईरान अपनी सरजमीन और समुद्री हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ये है नाज़रीन अब तक की सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।